हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ये है वीकली करंट अफेयर्स साप्ताहिक। ये थर्ड वीक अप्रैल 2024 का है। और इसमें पिछले एक सप्ताह के मतलब तमाम जो भी करंट अफेयर्स हैं उन सबको संक्षेप में बताएंगे एमसीक्यू के जरिए। शुरू करते हैं, आपके एग्जामिनेशन के काम का है। और सबसे पहले टॉप 10 जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में बता दूँ मैं। इन लोगों ने सेकेंड वीक अप्रैल का ये टेस्ट दिया था सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर। इन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ था। कौन कौन है वो देखते हैं। तो पहले स्थान पर हैं कृष्ण कुमार यादव, सेकंड पर ज्योति सिंह, थर्ड पे सुधीर कुमार हैं, फोर्थ पर चंदन कुमार, फिफ्थ पे हैं विनती कुमारी, सिक्स पे अमित बुदानिया, सेवन्थ पे विकास कुमार, एट्थ पर इंदु गौतम, नाइन्थ पे अखिलेश कुमार और 10th स्थान प्राप्त किया है कुंदन ने। आप सभी को बधाई हो, आपने सेकेंड वीक का जो टेस्ट था उसमें शानदार उपलब्धि हासिल की है। टॉप 10 हुए हैं आप। इनमें से कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ लगातार वो टॉप 10 में कहीं ना कहीं उन्होंने अपना स्थान बनाया है। हाँ, काफ़ी कुछ बच्चे हैं जो कि नए हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे अपील है, ज़रूर आप थर्ड वीक का भी जो ये वीडियो देख रहे हैं करंट अफेयर्स का, उसका भी टेस्ट ज़रूर दीजिए सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर। और वहाँ पर जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो लोग टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। और सबसे पहले राजनीति, केंद्र राजस्व फैसले या अदालत के फैसले, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। हालांकि राजनीति से तो बहुत कम ही है क्योंकि चुनाव चल रहा है। ओके, शुरू करते हैं। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन कि अभी से कुछ देर बाद ही यानी 10 बजे से मैराथन वीडियो शुरू हो रहा है पूरे साल का, इस साल के अब तक का, यानी 1 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल तक के तमाम जो भी करंट अफेयर्स हैं उन सबको फटाफट बताएंगे एमसीक्यू के ज़रिए। देखिएगा ज़रूर यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया है? मतलब कि इसको अब मौलिक अधिकार बना दिया गया है। आंसर का इसका अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या बातें हैं? समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है। ठीक है, तो इन दोनों अनुच्छेद का विस्तार करते हुए इसे भी यानी जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार दे दिया है। ये भी सवाल हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि किस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला फैसला सुनाया था। तो देखिए, ये एक पक्षी है और इसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो उसी के अस्तित्व को लेकर ये सवाल आया था और तब उसकी सुनवाई चल रही थी और उसी में ये इम्पॉर्टेंट फैसला सुनाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स में। अब नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार ने नौसेना का नया चीफ किसे नियुक्त किया है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कहेंगे, जो ओरिजिनल पद है उसका नाम है ये। आंसर का दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो ये 30 अप्रैल से ये इस पद पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी यानी एनजेए का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर का न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और उनको इसका नया निदेशक बनाया गया है। और ये संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, और इनकी नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया है। ठीक है, ये जो संस्थान है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। हालांकि फंड का देने का काम गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब आर्थिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। भारत और किस देश ने दोहरे कराधान बचाव समझौते यानी DTAA में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर किए, जिसे अप्रैल 2024 में सार्वजनिक किया गया? साइन मार्च में हुआ था, अभी सार्वजनिक किया गया। आंसर होगा मॉरिशस। ठीक है, क्या है? मॉरिशस। तो इसमें क्या है कि मॉरिशस से ना जो हम लोग इन्वेस्टमेंट लेते हैं, तो पहले क्या हुआ था कि बीच में काफ़ी साल पहले की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी भारतीय कंपनी भी वहाँ जाती थी मॉरिशस में, वहाँ से फिर एंट्री लेती थी FDI के ज़रिए। कहने को FDI होता था लेकिन भारत के ही राशि होती थी और उसे टैक्स बच जाता था। तो बहुत सारे संशोधन जो है चेंज किए गए हैं ताकि उसके ज़रिए ये हो कि जो ओरिजिनल जिनको टैक्स बचना चाहिए, छूट देनी चाहिए, उनको ये छूट मिल सके। ठीक है,
तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, मूलतः ये बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में देश में खुदरा महंगाई दर 10 महीने के निचले स्तर पर कितनी रही? आंसर को 4.85%। तो ये आरबीआई के टॉलरेंस लिमिट जो होता है ना, यानी 2 से 6% के बीच में, तो उसी के अंदर में है। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है खुदरा महंगाई की? ये सवाल हो सकता है कौन जारी करता है, तो NSO जारी करता है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोक महंगाई दर पिछले 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई, तो मार्च 2024 में कितनी थी? आंसर का 0.27%। ठीक है, मुख्य रूप से अनाज की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है थोड़ी, उसकी वजह से ये थोक महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि थोक महंगाई अभी और बढ़ेगा, और क्यों? क्योंकि जो मिडिल ईस्ट या कहें पश्चिम एशिया, वहाँ पर जो अस्थिरता हुई है अभी फिर से ईरान और इजराइल के बीच में, उसकी वजह से तेल के रेट बढ़े हैं, तो थोक महंगाई में भी बढ़ोतरी होगी। अच्छा, ये थोक महंगाई दर किसने जारी की है? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसको शॉर्ट में कहते हैं DPIIT, तो इसने जारी किया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, अब डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण किया है, तो इसे किसने विकसित किया है? आंसर का DRDO ने इसको विकसित किया है, और ये देख रहे हैं आप फोटोग्राफ, ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाम से भी आप समझ रहे होंगे कि एक व्यक्ति ले जा सकता है और कहीं से भी लॉन्च कर सकता है, वहाँ उसको स्थापित करके। ठीक है, तो टैंक तो दुश्मन के बचेंगे नहीं इसके द्वारा। DRDO, उसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, तो उसी ने इसको डेवलप किया है। उसके अध्यक्ष हैं समीर V कामत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन अप्रैल 2024 में कहाँ पर शुरू हुआ? आंसर टर्मेज, उज्बेकिस्तान में ये शुरू हुआ है। टर्मेज में, उज्बेकिस्तान का एक शहर है वहाँ पर। 15 से 28 अप्रैल तक टर्मेज में। ठीक है, ये 5वां संस्करण है। उज्बेकिस्तान, उसकी राजधानी क्या है? ताशकंद है। ओके, और आगे मुद्रा है उज्बेक सोम। वहाँ के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव, और प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला अरीपोव। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में 500 छक्के यानी 6 पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज का नाम बताएं। आंसर का इसका रोहित शर्मा। ठीक है, तो उन्होंने रिकॉर्ड ये बनाया 14 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलते हुए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात ये रही, अगर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो 6 बनाने वाले हैं, ये T20 की बात हो रही है, उसमें नंबर 1 स्थान है क्रिस गेल का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब मतलब किसने जीता या विजेता का नाम बताएं? आंसर होगा रश्मि कुमारी। क्या नाम है? रश्मि कुमारी। 3 बार की विश्व चैंपियन है, तो इन्होंने ये जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन के द्वारा ये आयोजित किया गया था 51वां राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल खिताब के विजेता का नाम बताएं। आंसर का जोनाटन क्रिस्टी ये है विजेता। ये चीन के ली शी फेंग को हराकर इन्होंने जीत हासिल की है। ठीक है, ये इंडोनेशिया के हैं जोनाटन क्रिस्टी। ओके, अच्छा, इसी में देख लेंगे महिला एकल का खिताब जीता है चीन की वांग झी यी ने, और पुरुष युगल का खिताब चीनी जोड़ी लियांग वेई किंग और वांग चांग ने जीता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पेरिस ओलंपिक में किस मुक्केबाज ने भारतीय दल के शेफ डी मिशन के पद से अप्रैल 2024 में इस्तीफा दे दिया? अप्रैल में। आंसर का मैरी कॉम, MC मैरी कॉम। तो उन्होंने ये कहा कि अब वो इस पद पर यानी शेफ डी मिशन के पद पर नहीं रहना चाहती हैं व्यक्तिगत कारणों की वजह से। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक होने जा रहा है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में होगा। अब अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं।
वर्ष 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर का अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो उनको जो उन्होंने उल्लेखनीय काम किए हैं एक्टिंग के क्षेत्र में, उसके लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। और इसी के साथ कई अवार्ड भी घोषणा हुई है, जैसे मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, इससे पहले वाला अवार्ड उसका नाम क्या था? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड था, और ये है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो इसमें A.R. रहमान को संगीत के लिए, अशोक सर्राफ को फिल्मों के लिए, पद्मनी कोल्हापुरी को फिल्मों के लिए, रूप कुमार राठौड़ के लिए संगीत के क्षेत्र में, अतुल पुरचुरे उनको मराठी थिएटर के लिए, लेखिका मंजरी फरके उनको साहित्य के लिए, और रणदीप हुड्डा एक्टर उनको सिनेमा में योगदान के लिए विशेष ये अवार्ड के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, इसका जो PDF है वो आपको मिल जाएगा सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर। वीकली, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, वो सारे PDF वहाँ पर होते हैं। तो जिन लोगों ने करंट अफेयर्स का मेंबरशिप लिया हुआ है वो लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, मेंबरशिप करंट अफेयर्स का कैसे लेना है? तो सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर मेंबरशिप प्लान है। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान आपको मिल जाएंगे, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है और दूसरा IAS PCS मेंबरशिप प्लान है। तो जो भी आप जिस तरह के एग्जामिनेशन देने चाहते हैं उस तरह के आप मेंबरशिप ले सकते हैं, और बहुत ही भयानक छूट चल रही है बस कुछ ही दिनों के लिए, तो आप देखिएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस जैन आध्यात्मिक नेता और जैन आचार्य मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर का आचार्य लोकेश मुनि। ठीक है, आचार्य लोकेश मुनि। तो इनको ये अवार्ड 9 अप्रैल को दिया गया वाशिंगटन DC में, और ये जो देख रहे हैं आप कैपिटल हिल पे, वहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस मिशन की टीम को अंतरिक्ष अन्वेषण यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन उसके लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार अप्रैल 2024 में मिला है? तो आंसर होगा इसका चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 की टीम को ये अवार्ड दिया गया है, अमेरिका में दिया गया है। और इस अवार्ड को भारत के जो महावाणिज्यिक दूत हैं DC मंजुनाथ, तो उन्होंने इसरो की तरफ से ये अवार्ड प्राप्त किया है। तो इस अभियान में यानी चंद्रयान 3 में जो महत्वपूर्ण जिनकी भूमिका थी वो ये सब है, जैसे इसरो चीफ S सोमनाथ हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर P वीर मुथुवेल, M श्रीकांत हैं मिशन डायरेक्टर, S मोहना लॉन्च के लिए मिशन डायरेक्टर, कल्पना कलाहस्ती एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, V नारायण लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के डायरेक्टर, M शंकरन युवा राव अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर, PN रामकृष्ण स्टैटिक सैटेलाइट नेविगेशन डायरेक्टर, S उन्नी कृष्ण नायर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर। तो इन सब की भूमिका रही है, और इन सब मतलब पूरी टीम को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इंडेक्स और सूचकांक उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स यानी WCI जारी किया गया है, तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर का 10th, भारत का स्थान 10वां है। और ये जो रिपोर्ट है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स उसके एक्सपर्ट्स ने ये ग्लोबल स्टडी करके ये रिपोर्ट तैयार की है। तो इसमें देखेंगे हम कि नंबर 1 स्थान रूस का है, सेकंड पर यूक्रेन, थर्ड पे चीन, फोर्थ पे अमेरिका, फिफ्थ पे नाइजीरिया है, और बाकी देशों की लिस्ट ये देख रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया? आंसर का MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये अमेरिका में है और कई सालों से दुनिया का नंबर 1 ये इंस्टीट्यूट बना हुआ है। ठीक है, और अगर देखेंगे ये लिस्ट, सेकंड पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, थर्ड पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, फोर्थ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, और फिफ्थ पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के किस संस्थान को सबसे बेहतर रैंक मिली? आंसर का IIT बॉम्बे। ठीक है, ये टॉप 100 में भारत का कोई भी संस्थान नहीं है, लेकिन जो टोटल लिस्ट है उसमें सबसे बेहतर IIT बॉम्बे है, और इसकी रैंकिंग है 149। कितनी है? 149। अगला क्वेश्चन लेते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप 200 की लिस्ट में भारत के कितने इंस्टीट्यूट हैं? आंसर का
2 संस्थान हैं, टॉप कितने, टॉप 200 में, ठीक है। और टॉप 500 में देखेंगे तो इतने संस्थान हैं, उसमें 149 है आईआईटी बॉम्बे का स्थान, 179 है आईआईटी दिल्ली, 225 है आईआईएससी बेंगलोर, 271 है आईआईटी खड़गपुर, ठीक है, 278 है आईआईटी कानपुर, 285 है आईआईटी मद्रास, और इस तरह से बाकी संस्थान आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी या साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन होगा यहाँ पर। इसरो का रॉकेट पीएसएलवी किस मॉड्यूल के जरिए अंतरिक्ष में मलबा छोड़े बिना ही वायुमंडल में वापस आ गया? आमतौर पर ये होता था कि जब भी रॉकेट छोड़े जाते हैं तो उसका जो लास्ट हिस्सा होता है ना, सबसे ऊपर वाला, वो अंतरिक्ष में कचरे के तौर पर वो विचरण करता रहता है, और ये स्पेस डिब्री कहते हैं अंग्रेजी में अंतरिक्ष के कचरे को, और उससे नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इसरो ने खास मॉड्यूल के ज़रिए ये काम किया है कि उसको भी वापस ले आए। इसका आंसर होगा पोएम 3, पूरा नाम होगा पीएसएलवी ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, ठीक है। तो ये खास काम किया है इसरो ने, ठीक है। इसरो ने क्या किया, इसमें जो सबसे ऊपर वाला, मतलब 4 पार्ट में होता है ये रॉकेट, और उसमें सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये होता है, ठीक है, उसको कहेंगे ये। तो इसी में सैटेलाइट रखे रहते हैं जिसको छोड़ दिया जाता है, जो चक्कर काटता रहता है और हमें इन्फॉर्मेशन देता रहता है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, यानी इस तरह का, ये भटकता रहता था। तो अब इसी में क्या किया, सोलर प्लेट लगा दिया गया, नेविगेशन सिस्टम लगा दिया गया, और इसमें प्रोपल्शन यूनिट भी लगा दिया गया। तो उससे की वजह से क्या हुआ कि ये वापस पृथ्वी की कक्षा में पहुंच सकता है, और फिर जैसे ही इंटर करेगा ये जल जाएगा, और कुछ ही हिस्सा गिरेगा तो वो प्रशांत महासागर में गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पद्मश्री विजेता केजी जैन का निधन हो गया 16 अप्रैल 2024 को। तो इनमें से क्या थे, क्यों पॉपुलर थे? आंसर का संगीतकार और गायक, ठीक है, आंसर तो आ ही गया, संगीतकार और गायक थे ये, कर्नाटक संगीत के गायक थे, काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति थे ये। 2019 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पूर्व स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया 15 अप्रैल 2024 को। तो वह किस देश से थे? आंसर है इंग्लैंड, इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी थे, क्रिकेटर थे, उनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं और अब टॉपिक लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक नियंत्रण बोर्ड यानी आईएनसीबी में तीसरे कार्यकाल के लिए किस भारतीय को चुना गया है? आंसर का जगजीत पावड़िया। क्या नाम है? जगजीत पावड़िया। तो तीसरी बार उनको इसमें चुन लिया गया है, और ये यूनाइटेड नेशंस से जुड़ा हुआ एक संगठन है। यूनाइटेड नेशंस के जो 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं उनमें से एक जो इकोसॉक है, उसी की ये एजेंसी है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की प्रबंध निदेशक यानी एमडी दूसरी बार कौन बनी है? आंसर का क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ठीक है, और इनको दूसरी बार चुन लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। भारतीय दूतावास ने अप्रैल 2024 में किस देश को उपहार में 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें दी? आंसर है नेपाल, नेपाल को दी गई हैं ये। नेपाल में जो भारत के राजदूत हैं नवीन श्रीवास्तव, तो उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री वर्षा मानपुरा, उनकी मौजूदगी में, वर्षा मानपुन, तो उनकी मौजूदगी में ये सौंपा है। नेपाल की बात करें, नेपाल की राजधानी का काठमांडू, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ली सीन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? आंसर का सिंगापुर, ठीक है। तो उन्होंने 15 अप्रैल को कहा कि वो पद छोड़ देंगे, और कब छोड़ेंगे? 15 मई को छोड़ेंगे, और नया जो प्रधानमंत्री बनेगा और उनके बारे में बता दिया उन्होंने, लॉरेंस वोंग, वो होंगे नए प्राइम मिनिस्टर। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने 13 अप्रैल 2024 की रात इजराइल पर 300 ड्रोन और मिसाइल हमले किए और उसे पलटवार न करने की चेतावनी भी दी? आंसर का ईरान, ठीक है। ये हमला हुआ 13 अप्रैल की रात को। ये मैप देख रहे हैं आप, ये ईरान से इराक होते हुए, सीरिया होते हुए, और यहाँ तक ड्रोन और मिसाइल पहुँचे। हालांकि बीच में बहुत सारे जो अमेरिका के बेस थे ना इन सब जगहों पर, तो उसने इसको इंटरसेप्ट करके रोकने की भी कोशिश की, और यहाँ से भी जो
तमाम जहाज़ थे नौसेना के, उससे भी रोकने की कोशिश की है। इसमें ब्रिटेन और फ्रांस भी साथ आया, लेकिन कुछ जो मिसाइल थी वो वहाँ तक पहुँची गई इजराइल तक, ठीक है। लेकिन काफ़ी कुछ रोक डाला, इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, एक एयरबेस पर हल्का फुल्का नुकसान हुआ। हालांकि इसके जवाबी कार्रवाई में इसने भी कुछ हमले किए हैं, लेकिन ईरान ने कहा है कि यहाँ तक कुछ नहीं पहुँचा। हाँ, इराक में कुछ जो इनके बेस हैं ईरान के, तो वहाँ पर कुछ हमले की सूचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन होगा, किस देश ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इजराइल से जुड़े एक जहाज़ को नियंत्रण में ले लिया जिसमें चालक दल के 17 भारतीय नागरिक मौजूद थे? आंसर का ईरान। तो ये भारत आ रहा था जहाज़, उस पर कब्जा कर लिया ईरान ने। चूँकि टशन चल रही है दिक्कत वो दोनों देशों के बीच में, यानी इजराइल और ईरान के बीच में, तो इसलिए ईरान ने ये काम किया है। उसमें 17 भारतीय थे, एक को वहाँ से छोड़ दिया गया है, कुछ और हैं जो जल्द ही वापस आएंगे। अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, किस देश का रुआंग ज्वालामुखी अप्रैल 2024 में कई बार फटा, जिसके बाद आसपास से आबादी को हटाना पड़ा, एक एयरपोर्ट को बंद कर देना पड़ा है? आंसर का इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया में ये जो ज्वालामुखी है जो फटा है, और दशकों बाद फटा है इस बार, ठीक है। रुआंग जो है ना, वो मतलब इंडोनेशिया का सबसे दक्षिणी हिस्से पर है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। प्रेसिडेंट वहाँ के कौन है? जोको विडोडो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूएई और ओमान में किस वजह से पूरे साल होने वाली बारिश के बराबर की बरसात 12 घंटे के अंदर में ही हो गई और इसका असर अन्य देशों में भी बाढ़ के तौर पर हुआ है? आंसर का इसका जलवायु परिवर्तन से असामान्य मौसम की वजह से हुआ है, ठीक है। ये हालात हो गए। आपने कुछ जगह पढ़ा होगा या कुछ वीडियो देख लिया होगा कि क्लाउड सीडिंग हुई और उसकी वजह से ये सब हुआ है। देखिए, क्लाउड सीडिंग की वजह से ये नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ पर करीब कुछ वक्त पहले क्लाउड सीडिंग की गई थी टेस्ट के तौर पर, लेकिन उसका असर उसी समय ख़त्म हो चुका था। जो मौसम वैज्ञानिक हैं और तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उन सबका ये कहना है कि क्लाउड सीडिंग का असर नहीं था। मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही कह दिया था कि इतना बड़ा ये एक तूफ़ान आ रहा है और इतनी बारिश होगी, यहाँ पर बुरी स्थिति हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश का कितना अनुमान लगाया है? आंसर होगा 106%, यानी 87 सेंटीमीटर की बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। एक स्टूडेंट ये कह रहा था 106% कैसे कह रहे हैं। देखिए, सामान्य बारिश जो होती है उसको 100% मानेंगे और उससे ज़्यादा हुई यानी उसके 106% हो गया ये बारिश, ठीक है। और ये 106% जो होगा वो टोटल 87 सेंटीमीटर की बारिश होने का अनुमान है। तो आईएमडी के जो डायरेक्टर जनरल हैं मृत्युंजय महापात्रा, तो उन्होंने ये ऐलान किया है। और ये भी ऐलान किया कि जो अल नीनो है उसका असर अब ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ला नीना का प्रभाव शुरू होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं जीआई टैग से रिलेटेड। यूपी के किस शहर की तिरंगा बर्फ़ी को जीआई टैग मिला है? आंसर होगा वाराणसी। क्या है? वाराणसी के, ठीक है। जीआई इंडिकेटर का जो सचिवालय है चेन्नई में है, रजिस्ट्री कार्यालय, तो वहीं से दिया जाता है देश भर में जो जीआई टैग है वो। अगला क्वेश्चन लेंगे, यूपी के किस शहर के ढलुआ धातु शिल्प यानी मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? आंसर होगा वाराणसी को, वाराणसी का है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के लखीमपुर खीरी, थारू कढ़ाई, बरेली बेंत और बांस शिल्प, इसके अलावा बरेली जरदोजी शिल्प और पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया? आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और अब इस वीडियो के आखिरी स्टेज में आ चुके हैं और दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 अप्रैल को। और थीम क्या है इस बार की? विविधता की खोज करें और अनुभव करें, ये है इस बार की थीम। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 अप्रैल को, ठीक है, 19 अप्रैल को। और इस बार की थीम क्या है? सतर्क रहें, नियमित रूप से लीवर की जांच कराएं और फैटी लीवर की बीमारियों को रोकें।
अगला क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 अप्रैल को। हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 अप्रैल को। विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 अप्रैल को मनाया जाता है। समथुआ नाल यानी समानता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 अप्रैल को, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर। अगला क्वेश्चन, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 अप्रैल को। और इस बार की थीम क्या है? अभिव्यक्ति का उद्यान, कला के माध्यम से समुदाय का विकास। तो ये था महत्वपूर्ण आपके लिए करंट अफेयर्स वीकली। और मैराथन वीडियो ज़रूर देखिएगा। जनवरी से लेकर अप्रैल तक के अब तक के तमाम कंटेंट हो गए, तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा, रिवाइज हो जाएगा पूरा करंट अफेयर्स मैराथन। ओके, बाय।